ये ट्रम्प है, ये भ्रष्टाचारी है और इस पर कार्रवाई हो रही है। कहावत है ना कि गधा पे जोर ना चले तो गधैया के कान नेट दो। अब ट्रम्प का मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं डाल पा रहे हैं, बलात्कारियों को सजा नहीं दे पा रहे हैं, इकोनॉमी सुधार नहीं पा रहे हैं, और इसकी जो जानकारी दे रहा है फिर वो चाहे छोटा बच्चा हो या महिला, बेशर्मियों की तरह उसके ऊपर एफआईआर कर दो। और वही इस बच्चे के साथ हुआ है। 14 साल का ये बच्चा है। इसका कसूर केवल इतना है कि छोटी सी उम्र में किताबें पढ़कर ये तार्किक हो गया है। उत्तर के इतने स्तर के कि सरकार को आईना दिखा रहा है और यही सरकार को पसंद नहीं है, तो इस बेचारे बच्चे के ऊपर एफआईआर कर दी इन लोगों ने। ओह माय गॉड। और मैं तो कहता हूं सरकार ने एकदम सही किया जो इस लड़के के ऊपर एफआईआर कर दी। देखो कैसे ये दिन दहाड़े किताबों को लहरा रहा है। जिस उम्र में पाखंड फैलाकर अवार्ड पाना था, ये लड़का उस उम्र में समाज को किताबें दिखा रहा है कि किताबें पढ़ो। अंडे से निकले नहीं है, समाज को बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। कहता है किताबें पढ़ो, तर्कशील बनो। मैं तो कहता हूं एफआईआर से काम नहीं होगा। ऐसे भविष्य में जो पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले नौनिहाल हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करो। और ऐसे लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करने वालों का इस देश में कोई भविष्य नहीं है। ऐसा पाखंड फैलाओ, फिर बड़े होकर इस प्रकार का बलात्कारी बनो। तुम्हें इतना सम्मान बनेगा, केंद्रीय मंत्री तुम्हें बगल में बैठाएगा, फोटो खिंचाएगा और तुमको बार बार पैरोल दी जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारी लॉटरी निकल जाए, तुम इस प्रकार के सीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ। और तुम बातें किसकी कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई की। इस लड़के के ऊपर एनएसए लगना ही चाहिए, नहीं तो कल को बड़ा होकर यह पर्यावरण संरक्षण की बात करना शुरू कर देगा। खतरा है ये देश के लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर यकीन नहीं कर रहा है। भाजपा सरकार ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही नोटिस भेज दिया कि कागज दिखाओ कि तुम ही शंकराचार्य हो। साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। ये बात माघ मेले के प्राधिकरण ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से कही। शंकराचार्य जी की सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि वे खुद को शंकराचार्य समझने लगे। इसलिए इन्होंने हमारे परम पूज्य श्री श्री 240 ब्रह्मांड अधिपति असली शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी को कह दिया था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म विरुद्ध है। शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कुंभ मेले में हुई भगदड़ के कारण सैकड़ों हिंदुओं की मौत हुई, तो इन्होंने उसे भी अव्यवस्था कह दिया, जबकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ग प्राप्त करो योजना के तहत मृत्यु नहीं थी बल्कि मुक्ति थी। डरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ सवाल पूछने की गुस्ताखी तो पत्रकार भी नहीं करते। इसी बात पर हमारी प्राउड योगी सरकार ने माघ मेला में स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य की पालकी को रास्ते में ही रोक लिया। साधु संतों को दे लाठी लोकतंत्र का ताजा ताजा घी में बना प्रसाद चखा दी। बुरी तरह थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुछ मारा। अब हमारी सरकार ने शंकराचार्य को भी नोटिस भेज दी कि 24 घंटे में साबित करो कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। कुछ महीने पहले हुए कुंभ की किताब में खुद योगी सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिख रही थी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई हमें घाट तक पैदल जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पैदल इसलिए नहीं जाते क्योंकि भीड़ दर्शन करने के चक्कर में उन्हें घेर लेगी और अव्यवस्था फैले, इसलिए पालकी पर ऊपर बैठने से लोग दूर से ही दर्शन कर लेते। लेकिन यूपी पुलिस कह रही है कि शंकराचार्य का घाट तक पालकी से जाना परंपरा के विरुद्ध, इसलिए उन्हें पैदल जाना चाहिए। परंपरा के विपरीत और बिना और ये परंपरा भी नहीं रही है। उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप 2 साल पहले की न्यूज 18 की ये खबर पड़ी है। साफ लिखा है कि माघ मेले में शंकराचार्यों के स्नान की स्पेशल जगह बनाई जाती है। 2024 में यही यूपी पुलिस इन्हीं शंकराचार्य को खुद पालकी के साथ घाट तक ले जा रही है। शंकराचार्य होने के नाते कुंभ और राम मंदिर पर धर्म सम्मत बात बोलने पर आज यही सरकार शंकराचार्य के समर्थक साधु संतों पर लाठियां बरसा रही है, खचेर कर ले जा रही है। दोस्तों अभी सो के उठा तो एक न्यूज सुन रहा हूँ कि यार अफगानी रुपया इंडियन रुपया से बहुत आगे निकल गया है। खैर छोड़ो, हमें क्या। भाभी चाय लाओ यार, हिंदू खतरे में है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। अब तुमको अगर अभी भी लग रहा है कि हिंदू खतरे में है तो अपनी आंखें खोलो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं,
अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता है उनके लड़के विदेश से वापस आते हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं दिखेगा। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अजीत डोभाल देश की सिक्योरिटी संभालते हैं और उन्हीं का बेटा इंग्लैंड की नागरिकता ले चुका है। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनका बेटा अमेरिका की नागरिकता ले चुका है। इसी तरह सारे नेता के बच्चे, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? हर साल 5,000 करोड़पति लोग इंडिया छोड़ देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं 2,16,000 करोड़ रुपए। अमीर लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं हम सबको पता है, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये आपको पता नहीं होगा। हर एक मिलियनर एवरेज 50 से 100 जॉब्स क्रिएट करता है, मतलब 5 लाख जॉब्स खत्म हो जाती हैं हर साल। और 2013 से 35,000 मिलियनर इंडिया छोड़ चुके हैं। इस चीज में तो हम नंबर 1 है। अमेरिका के 10 लाख डॉक्टर्स में से 60,000 इंडियंस हैं और हमारे इंडिया में ही डॉक्टर्स की कमी है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज को इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया से ही एक भी ग्लोबल कंपनी नहीं बन पाई। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। Inventor reached speeds of 160 kilometers an hour, flying just meters above the waves. Zapata's hoverboard is powered by 5 jet turbines and fueled by kerosene. अरे ये तो कुछ भी नहीं है सुमीर। अब उठने जा रहा है 5,000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करें? ऐसा संभव नहीं है और जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओ के वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। अगर खान सर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज कि टाइमिंग, हर चीज का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको तो FIR नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है, अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है विद इन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विथ टाइमिंग। हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध अगर सड़क पे हुआ है तो सजा भी सड़क पे दी जाएगी। यहाँ पर जितनी संख्या में विधायक हैं उतने संख्या में जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है क्या बोलने का? अगर कोई घुसपैठिया भारत में आता है, मोदी जी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे। इनका क्या स्टैंड है? ये कहते हैं इलू इलू, मेरा भाई आया है, मेरा वोटर आया है। ये है कौन? अब देख तू कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी 90,000 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। बात तो सही है। ये 2,000 भी नहीं डिपोर्ट किए हैं 11 सालों में। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? अभी बता है भाई। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? ये कल तक यही नारा लगाते थे कि जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। अब तालिबानियों को बुला के पलक पांव बिछा करके दिल्ली में स्वागत करने वाले यही लोग हैं। रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। ऐसा यार एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा? क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, बीजेपी की राजनीति करने के तरीके से मैं इतना तो समझ पाया हूँ कि यदि बीजेपी कोई जल्दबाजी में निर्णय ले और यह कहने लगे जनता से कि यह देश हित में है, तो याद रखना उसमें फर्जीवाड़ा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस निर्णय का भुगतान भारत की जनता को करना पड़ेगा। कैसा? और इसके कई सारे उदाहरण हैं। 2016 में नोटबंदी हुई, इस निर्णय का भुगतान भारत की जनता ने ATM की लाइन में लगकर किया, लोग मर गए। और फर्जीवाड़ा क्या निकला इसमें? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी इन्होंने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक ऐसे ही कोरोना आया। कोरोना में चुनाव का समय था, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, झूठ झूठ के मास्क बांध के घूम रहे हैं ये लोग,
पूरी दुनिया कह रही कि भैया घर में रहो, ये चुनाव रैलियां कर रहे हैं, चुनाव खत्म, अचानक से देश में लॉकडाउन लगा दिया जल्दबाजी में। उस लॉकडाउन का भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। फर्जीवाड़ा क्या निकला, पीएम केयर फंड का पैसा चपेट कर बैठे हैं, बोले हमारी संपत्ति है, जनता को नहीं बताएं कितना पैसा है। अरे देवा, ठीक ऐसा ही निर्णय बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में लिया है, वो यह कहते हुए कि यह देश हित में है, इससे घुसपैठिए रुक जाएंगे। उसका नाम दिया है SIR। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। मैं इलेक्शन कमीशन की भूरी प्रशंसा करता हूं, इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ करता हूं कि उनको मोदी जी ने जो काम दिया था उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। अपना घर सुलटा नहीं और इलेक्शन कमीशन पे दोष है, कम से कम कभी तो आईना देखिए जनाब। प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैंने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का दोष है, दोष उसमें अगर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल सकता। मैं अच्छा तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। अभी बता है भाई, बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, गंगा मैया साफ हुई, काशी क्यों बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए, चीन को लाख दिखा के भगा दिया, गजब आदमी है यार। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया। मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते, ये फंस गया। मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिससे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के DNA पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की कल बताइए, अभी पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया, क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है डायपर पहन रखा है क्या? इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। पप्पू जी छोड़ के बजाइए, सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी बता है भाई, आप एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है, मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर की। पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। सर आपने पिछली वीडियो में चोर को रोस्ट करा है कि पुलिस को? तुम लोग यार सरकार को चोर बोल रहे हो भाई, कुछ तो शर्म कर लो यार। हैं? तुम सरकार की कामयाबी से जल रहे हो, जैसे 2 साल पहले मणिपुर जल रहा था, सरकार ने पलट के नहीं देखा। ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई अपने अंदर। और पता है कोई अच्छे काम नहीं गिनेगा सरकार के। नेता लोग 100-100 करोड़ के बंगले बना रहे हैं गरीबी छुपाने के लिए, और सरकार कुत्ते पकड़ रही है चोरी छुपाने के लिए। तो एट द एंड भाई मैं यही बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा चेंज हो कि जो आगे आने वाला नेता हो वो शादीशुदा हो, जिससे मन की बात वो बीवी से कर पाए और काम की बात जनता से। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? क्वेश्चन। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 4 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देखिए कि गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास पाकिस्तानी 10 पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। लेकिन गोदी मीडिया में इन चारों के नाम का कहीं भी चर्चा नहीं है। तो ये भी देख लो, अभिषेक भारद्वाज, हाँ भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों ये देश का गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। 2 महिलाओं समेत 12 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चंद रुपयों में ये व्यक्ति भारत के लिए खतरा बन रहा था। इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल में है। अभिषेक भारद्वाज को अंजना ओम मोदी आतंकवादी थोड़ी ना कहेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करते हुए पकड़े गए मौलाना साहब, मौलानाओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: मौलाना राम सिंह, मौलाना रविंद्र कुमार, मौलाना विकास कुमार, मौलाना ज्योति मल्होत्रा खातून, मौलाना दीपेश गोहिल, मौलाना सूरज। ये सभी मौलाना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इन मौलानाओं के नाम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो सकता। रुको जरा,
सबसे बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था लिट्टे। लिट्टे का हेड कौन था? वी प्रभाकरन। क्या वो मुसलमान था? हमारे देश में साउथ इंडिया में एक आतंकवादी मशहूर था, वीरप्पन। तमाम बेगुनाह जानवरों की उसने हत्या करी, तमाम बेगुनाह लोगों की उसने हत्या करी। कौन था वो? वीरप्पन। क्या मुसलमान था? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले क्या मुसलमान थे? नहीं थे ना। अयोध्या में श्री राम मंदिर को और योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले तीनों लड़के थे, जिन्होंने मुस्लिम नाम रख के जो ईमेल करी थी कि हम बम से उड़ा देंगे, वो हिंदू निकले। राजस्थान के तेजाजी मंदिर को जो है हाथ तोड़ के मूर्ति का खंडित करके उसके बाद दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन निकला? हिंदू निकला या नहीं निकला? निकला या नहीं निकला? फिर आज मकोका की जो सजा काट रहा है जेल में, छोटा राजन, मुंबई बम कांड में आरोपित था या नहीं था? क्या वो हिंदू है या मुसलमान है छोटा राजन? 19 बच्चियों का रेप करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सुरेंद्र कोहली फांसी की सजा से मुक्त हो गया है और उसे बेल भी मिल गई है, जमानत हो गई है उसकी। और वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जिन्होंने ग्लेशियर बनाया, जिन्होंने आर्मी के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, स्कूल बनाए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो आज भी जेल में है। और चोटागिरी में सबसे आगे तो ये लोग हैं दलाल साले। इन दलालों की वजह से आज देश का डंका आ हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।